वेल हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपाली राणा एंड वेलकम टू वर्चुअल वॉइस। आज डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसके थ्रू हम मेन टॉपिक्स और बेसिक टॉपिक्स को भी जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स को जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश पेडागोजी से डरते हैं या कह लें उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि कन्फ्यूज़न बना रहता है कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। लेकिन अगर एक बार आप लोगों को पेडागोजी समझ में आने लग गई तो आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी की पेडागोजी को भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। या मैं कह सकती हूँ कि अगर हिंदी पेडागोजी आप लोगों को समझ में आने लग गई तो आप इंग्लिश पेडागोजी को भी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो इक्वली दोनों ही सब्जेक्ट्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सिलेबस भी देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं जो आप लोगों को तैयारी करनी है। तो ये सारे 10 क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएँ और क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ, ताकि आपके 15 में से कम 10 से 12 मार्क्स ज़रूर बन जाए। और इंग्लिश से ऐसा कुछ घबराने वाली बात भी नहीं है। मैं 2-4 आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगी और मेन चीज़ें बताऊंगी जिससे आप लोग समझ पाएंगे। क्वेश्चन को देखते ही और ऑप्शन को पढ़ते ही समझ जाएंगे कि ऑप्शन आपका राइट कौन सा हो सकता है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। साथ ही अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो। उसमें आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है वो वहाँ पर मिल जाएगी, और जो PDF है साथ में आप लोगों को इम्पोर्टेंट लिंक्स है वो भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ 10 आप लोगों के कितने मार्क्स बनते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट्स लैंग्वेज इज। मतलब कि जब एक भाषा को डेलिबरेटली मतलब कि नॉइंगली जाना जाता है, या कह सकते हैं हम कि कॉन्शियस एफर्ट के साथ में उसका विकास होता है, तो भाषा क्या है। मतलब अगर एक सिंपल भाषा में कहें तो हम एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं, उसमें हमारा विचार विमर्श भी लग रहा है, हम पूरे नॉइंगली तरीके से उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं और सचेत तरीके से कॉन्शियस होकर पूरे एफर्ट्स के साथ उसे सीख रहे हैं, तो भाषा क्या कहलाएगी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हॉर्न, ऑप्शन नंबर बी है एक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर सी है ब्रश्ड अप, ऑप्शन नंबर डी है लर्न। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर किसी भाषा को डेलिबरेटली और कॉन्शियस तरीके से सीखा जाता है तो उस हम चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, किसी चीज़ को सीख रहे हैं, ठीक है, कॉन्शियस तरीके से हो या फिर हम नॉइंगली किसी चीज़ को जान रहे हैं तो वो चीज़ हम लर्न कर रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन के साथ यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, एक वर्ड और आया है एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है अधिग्रहण। ऐसी चीज़ मतलब ऐसी चीज़ों का ज्ञान लेना जो कि आप अनलॉइंगली कर रहे हैं, मतलब जिन चीज़ों को सीखने के लिए आपका ज़्यादा माइंड नहीं यूज़ हो रहा हो या आपके विचार यूज़ ना हो रहे हो, ऐसी चीज़ों को हम बोलेंगे आप लोगों ने वो चीज़ एक्वायर की है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये क्लास है, क्लास में बैठे हुए बच्चे हैं, इन सब भाषा अलग अलग हो सकती है। कोई हिंदी बोलता होगा, कोई पंजाबी, कोई हरियाणवी, अलग अलग भाषा यूज़ करते होंगे, लेकिन जो लैंग्वेज इन्होंने एक्वायर करी है मतलब सीखी है, अनलॉइंगली सीखी है, उसमें इन लोगों का दिमाग नहीं लगा है। बचपन से इनको बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट मिला है जहाँ से ये अपनी मदर टंग सीख चुके हैं। अब टीचर अगर इनको कोई भी ऐसी भाषा सिखाती है, कोई अदर लैंग्वेज सिखाती हैं जिसमें बच्चों का दिमाग यूज़ हो रहा है, बच्चे कॉन्शियस तरीके से वो चीज़ सीख रहे हैं, तो बच्चों ने क्या किया है, उस चीज़ को, उस भाषा को लर्न किया है। आई होप आप लोगों को अब ये चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज टू प्रोवाइड लर्नर्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू। मतलब कि भाई क्वेश्चन ये कह रहा है आप लोगों को कि जो एक इफेक्टिव लैंग्वेज की क्लासरूम है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना। पर ऐसा क्यों क्यों बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। तो ऑप्शंस क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 कहता है इंटरफेयर, मतलब कि दखल। तो आप अपॉर्चुनिटी इसलिए देंगे कि बच्चे एक दूसरे के काम के अंदर दखल दे सकें। ऑप्शन बी कहता है इमिटेट, मतलब कि नकल करना। ऑप्शन सी कहता है असेस, मतलब कि आकलन करना। ऑप्शन नंबर डी कहता है इंटरैक्ट, मतलब कि सहभागिता। अब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इंटरैक्ट, मतलब कि सहभागिता। बच्चे एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट कर सीखेंगे। इस वजह से आप बच्चों को अवसर प्रदान करते हैं, इस वजह से आप बच्चों को मौके देते हैं
ताकि बच्चे एक दूसरों के साथ में इंटरेक्ट करके नई चीज़ें सीख सकें। क्वेश्चन में तो आप लोगों से डायरेक्ट पूछा हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है एक इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम का, जहाँ पर अगर भाषा की बात की जा रही है तो वहाँ पर अगर बच्चे इंटरेक्ट कर कर ही नहीं सीखेंगे तो वो किस तरीके से भाषा को एक बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। अगर बाकी के ऑप्शन की तरफ भी आप लोग जाते हैं तो इंटरफेयर तो होगा ही नहीं, दखल देने की बात कहीं से आती नहीं है। इमिटेट जैसी चीज़ लैंग्वेज क्लासरूम में अच्छी लगती नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एसएस जो कि काम होता है एक टीचर का, तो सीधा सीधा हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए फटाफट से बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ डैश कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास में ए 23, बी 22, सी 25, डी 24। यहाँ पर एक बात हो सकती है कि अगर आप लोगों ने साउंड्स के कॉन्सेप्ट्स को पहले नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप लोगों को देखने को मिल जाए, क्योंकि आप लोगों ने बचपन से यही चीज़ पढ़ी है कि 5 हमारे वोवल्स होते हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है साउंड्स की कि कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अकॉर्डिंग टू साउंड्स तो वोवल साउंड्स होती हैं 20 और कॉन्सोनेंट की बात करें तो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, तो टोटल हो गई 44। तो इसका सीधा सीधा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 24। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है सुनने में भले ही बेसिक सी लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। वैसे इसकी पीडीएफ लिंक आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 5 इज प्रैक्टिसिंग इंटरेक्टिव लिसनिंग इन द क्लास शी शुड फोकस ऑन, मतलब कि एक कक्षा 5 की एक टीचर हैं जो क्लास में इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए प्रैक्टिस करवा रही हैं, तो उनको किन बातों के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब ये बात तो ऑप्शन से पता चलेगी। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, ऑप्शन नंबर बी कहता है लिसनिंग टू द प्रोनाउंसिएशन, और ऑप्शन नंबर सी कहता है लिसनिंग टू द वर्ड स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, ऑप्शन नंबर डी कहता है लिसनिंग स्पीकर्स एटीट्यूड। तो भाई राइट ऑप्शन तक जाने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि इंटरेक्टिव लिसनिंग होता क्या है। तो इंटरेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है ये कम्युनिकेटिव सिचुएशन होती है जहाँ पर जो लिसनर होता है ना, जो सुनने वाला होता है, वो एक एक्टिव रोल का प्ले करता है, जहाँ पर उसे चीज़ों को सुनना होता है और उन चीज़ों को सुनकर उन पर रिस्पॉन्स देना होता है। थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम समझते हैं कि ये एक टीचर है 5th क्लास की, इनके क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं। अब ये इंटरेक्टिव लर्निंग चाहती हैं अपनी क्लास के अंदर, तो उसमें वो क्या कर सकती हैं, बच्चों को एक एक्टिव रोल प्ले करवाने के लिए वो रोल प्ले करवा सकती हैं, वो डिबेट करवा सकती हैं, वो बच्चों के साथ किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकती हैं, जिससे बच्चे उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ताकि उनको ये भी रहेगा कि अगर हम एक्टिवली रोल प्ले नहीं करते, एक्टिवली सुनते नहीं हैं अगर चीज़ों को, तो हम किस तरीके से डिस्कशन का पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसलिए बच्चे यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे भी और रिस्पॉन्स भी कर पाएंगे। अभी तक आई होप आप लोगों ने राइट ऑप्शन का पता लगा लिया होगा। तो राइट ऑप्शन होगा लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, मतलब कि बच्चे ध्यान से सुनेंगे और उस पर प्रतिक्रिया देंगे। चलो तो अब 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विद एक्शंस एंड जेस्चर टू क्लास 3rd स्टूडेंट, मतलब कि भाई एक टीचर है जो कि स्टोरी सुना रहा है किसके थ्रू, एक्शंस और जेस्चर्स के थ्रू क्लास 3rd को। आगे कहता है आफ्टर दिस शी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी इन ग्रुप। अब उस टीचर ने स्टोरी को ख़त्म कर दिया, उन्होंने जेस्चर्स और एक्शन के थ्रू क्या करा, एक स्टोरी बच्चों को बताई है, सुनाई है। अब उन्होंने ग्रुप बनाकर बच्चों को बोल दिया है कि जो स्टोरी मैंने आपको एक्शंस और जेस्चर के थ्रू सुनाई है, जो स्टोरी आपने देखी समझी, जो भी आप लोगों ने उसको अंडरस्टैंड किया, उसको ड्रॉ करो। कहता है कि व्हाट डू यू थिंक शी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी, मतलब कि अब आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि टीचर ने ये पिक्चर ये ड्रॉ करने के लिए बच्चों से ये बात क्यों कही है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है शी वांटेड टू असेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल, मतलब कि टीचर असेस करना चाहती है कि बच्चों में कितनी ड्राइंग और कलरिंग की स्किल है। ऑप्शन नंबर बी कहता है शी वांटेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रंस वाइल ड्राइंग, मतलब वो टीचर ये देखना चाहती थी कि बच्चों का कितना पार्टिसिपेशन है ड्राइंग को करने में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन सी कहता है शी वांटेड टू असेस देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी,
मतलब कि टीचर अब ये देखना चाहती थी कि वो असेस करना चाहती थी बच्चों ने स्टोरी को कितने अच्छी तरीके से समझा है, कितनी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया है और वो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे उस स्टोरी को। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है हमारा, शी हैड कंप्लीट हर लेसन एज पर लेसन प्लान सो शी इंगेज दैम इन ड्राइंग। मतलब जो टीचर थी उन्होंने अपना लेसन कंप्लीट कर दिया था एज पर लेसन प्लान, तो उन्होंने सोचा कि बच्चों को ड्राइंग में इंगेज किया जाए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अगर हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाते हैं तो अगर टीचर को यही असेस करना होता कि बच्चों की कलरिंग और ड्राइंग स्किल कितनी अच्छी है तो वो स्टोरी क्यों सुनाती एक्शंस और जेस्चर के थ्रू। तो ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। बाकी बात करें अगर ऑप्शन नंबर बी की, तो टीचर ये देखना चाहती थी कि बच्चों का ड्राइंग के अंदर कितना पार्टिसिपेंट है, तो तब भी उनको स्टोरी सुनाने की क्या ही ज़रूरत थी। तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि वो ये असेस करना चाहती थी कि बच्चों ने कितनी अच्छी तरीके से स्टोरी को कॉम्प्रिहेंशन किया हुआ है, जिसके थ्रू वो ड्रॉ करके बताएंगे कि उन्होंने स्टोरी को कैसे समझा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा कहता है कि टीचर का लेसन प्लान कंप्लीट हो गया, उनका लेसन कंप्लीट हो गया है तो उन्होंने बच्चों को ड्राइंग करवाने में लगवा दिया। अब यहाँ पर ड्राइंग की क्लास तो नहीं चल रही ना, अब लेसन प्लान तो कंप्लीट हो गया, ये थोड़ी ना कुछ भी टीचर करवा देगी, कुछ रेलिवेंट तो करवाना पड़ेगा ना। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पोएट्री टीचिंग इज जनरली मीन्ड फॉर। मतलब कि जो क्लास के अंदर पोएट्री टीचिंग होती है वो जनरली उसका क्या मतलब होता है और क्यों की जाती है। ऑप्शंस है हमारे, ऑप्शन नंबर ए लर्निंग पंचुएशन, मतलब कि पंचुएशन सीखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी कहता है लर्निंग ग्रामर, मतलब ग्रामर व्याकरण को सीखने के लिए। अगर आप ग्रामर लर्न करवाना चाहते हैं तो इसलिए आप पोएट्री पढ़ाएंगे क्या? आप डायरेक्टली रूल्स भी तो समझा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है लैंग्वेज लर्निंग, मतलब कि भाषा को सीखने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी कहता है एंजॉयमेंट एप्रिशिएशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो आप राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी एंजॉयमेंट एंड एप्रिशिएशन। वो इसलिए होगा क्योंकि बच्चा एंजॉयमेंट के साथ साथ एप्रिशिएशन करना भी सीख जाएगा, नेचर का, ब्यूटी का, जो कि पोएट्री के थ्रू बेहतर तरीके से इनहेंस हो पाता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर। मतलब कि भाई एक्टिव वोकैबुलरी में कौन से शब्द आते हैं, या कह लें कि एक्टिव वोकैबुलरी है क्या। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या कहते हैं इस बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, मतलब एक्टिव वोकैबुलरी में वो वर्ड्स आते हैं जो प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है यूज्ड ओकेजनली, मतलब कि ओकेजनली कभी कभार वो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है यूज फ्रिक्वेंटली, मतलब कि ऐसे वर्ड्स जो बार बार यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल। ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हम लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात। तो इसमें एक बात बताती हूँ आप लोगों को, अगर ऑप्शन समझ में ना आए तो क्वेश्चन से ही पहुँचे राइट ऑप्शन की तरफ। पूछ रहा है कि वोकैबुलरी कौन से वर्ड्स को कंसिस्ट करती है, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव पूछा हुआ है, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, मतलब कि जो बार बार यूज हो रहा है। अब आप देखते हैं कुछ वर्ड्स हमारी डेली कन्वर्सेशन में ऐसे होते हैं जो बार बार यूज किए जाते हैं। तो एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, और फ्रीक्वेंटली मतलब कि बार बार यूज़ हो रहा है। तो फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है तो वो एक्टिव तो है ही ना। तो सीधा सीधा हमारा आंसर राइट हो गया है ऑप्शन नंबर सी यूज्ड फ्रीक्वेंटली। तो जो एक्टिव वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं फ्रीक्वेंटली। जो वर्ड्स हम डेली कन्वर्सेशंस में अपने यूज़ करते हैं, डेली वर्ड भी हम यूज़ करते हैं, भाई डेली हमें ये करना चाहिए, ठीक है। यूज़ वर्ड भी हम लोग उसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो यही वर्ड एक्टिव वोकैबुलरी में आते हैं। बाकी अगर थोड़ा समझना चाहें फोनोलॉजिकल और लेक्सिकल्स को, तो फोनोलॉजी का मतलब होता है, फ़ोन से आप लोग समझ सकते हैं इस बात को, फ़ोन पे बात करते हैं तो साउंड आती है, साउंड से रिलेटेड है। बाकी बात करें अगर लेक्सिकल वर्ड्स की, तो वो वर्ड्स होते हैं जिनका अपना कोई मीनिंग होता है, इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए गुड TLM कैन बेस्ट। TLM आप लोग जानते हैं, याद होगा आप लोगों को, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जिनका यूज़ हम क्लास में SCP के दौरान किया करते थे, जहाँ पर लेसन प्लान से ज़्यादा हमें टेंशन ये हुआ करती थी कि भाई TLM क्या बनाएं, लेसन प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। खैर ये बात हुई हमारी डाइट की मेमोरीज की बात, लेकिन यहाँ बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो ये पूछ रहा है आपसे कि एक अच्छा जो TLM होता है
वो किस लिए बेस्ट माना जाता है और उसको बेस्ट कब माना जाएगा। ऑप्शन ए है बी अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मतलब TLM एज अ सोर्स है एंटरटेनमेंट का। ऑप्शन नंबर बी है हेल्प द टीचर्स टू ट्रांसैक्ट मटेरियल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, मतलब टीचर्स की हेल्प करता है ट्रांसैक्ट करने में मटेरियल्स को विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी कहता है फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब सुविधा प्रदान करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। ऑप्शन नंबर डी कहता है हेल्प द लर्नर्स एक्वायर आ लैंग्वेजेस, मतलब कि हेल्प करता है लर्नर्स को एक्वायर करने में एक लैंग्वेज। तो मुझे तो नहीं लगता आप लोगों का ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि जो एक TLM होता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। एक टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा है तो वो ऐसे TLMs का यूज़ करे ताकि बच्चा और इफेक्टिव तरीके से सीख पाए। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑन दी हॉनेस्ट वुड कटर द टीचर स्टार्टेड अ डिस्कशन विद द स्टूडेंट ऑन ऑनेस्टी, मतलब कि एक टीचर हैं, उन्होंने अपने एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जो कि चैप्टर का नाम था दी ऑनेस्ट वुड कटर, उसको स्टार्ट करने से पहले क्लास में एक डिस्कशन किया। किस टॉपिक के ऊपर? ऑनेस्टी के ऊपर, ईमानदारी पर। आगे बोलता है व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव विद दिस एक्टिविटी, मतलब टीचर क्या चाहती है इस एक्टिविटी को करके। अब ये बात तो हमें ऑप्शन से पता चलेंगी, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है एक्टिवेट स्टूडेंट स्किल, वो चाहती है स्टूडेंट्स की स्किल एक्टिवेट हो सके। ऑप्शन नंबर बी कहता है एक्टिवेट स्टूडेंट्स अटेंशन, वो चाहती है कि बच्चे अटेंशन को एक्टिवेट करें। ऑप्शन नंबर सी कहता है असेस स्टूडेंट लेवल ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स यूसेज, मतलब वो ये असेस करना चाहती है इसके दौरान कि बच्चे किस तरीके से उनका लैंग्वेज का लेवल है और वो किस तरीके से उसका यूज़ कर पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, मतलब वो ये देखती हैं कि बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है ऑनेस्टी को लेकर वो किस तरीके से है। अब यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ एक ही ऑप्शन इन 3 ऑप्शंस को कवर कर पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट है हमारा, कि टीचर क्या चाहती है कि वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज, जो उसका पूर्व ज्ञान है ऑनेस्टी को लेकर, वो जानना चाहती हैं। अब यहाँ तीनों ऑप्शंस को मैंने ऐसा क्यों कहा कि वो कवर कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों की यहाँ पर स्किल को भी एक्टिवेट कर पाएंगी, बच्चों का अटेंशन भी ग्रैब कर पाएंगी और साथ ही साथ वो ये भी असेस कर पाएंगी कि बच्चों की लैंग्वेज का लेवल क्या है और साथ में वो किस तरीके से उसको यूज़ कर पा रहे हैं। चलिए आज की क्लास का लास्ट 10th क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिटेक्टिंग मीनिंग फ्रॉम देम कम, मतलब कि कौन सी एक्टिविटी के थ्रू साउंड रिकॉग्नाइज की जाती है और उनसे मीनिंग निकाला जाता है, उनसे अर्थ निकाला जाता है। ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर 1 है रीडिंग, मतलब पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी है राइटिंग, मतलब लिखना। ऑप्शन नंबर सी है स्पीकिंग, मतलब बोलना। ऑप्शन नंबर डी है लिसनिंग, मतलब सुनना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एक्टिविटी है जिसके थ्रू साउंड को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उससे उसके मीनिंग का पता लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की बात है, बात की गई है साउंड्स की और उसके मीनिंग की। साउंड तो हम तभी सुन पाएंगे ना जब हम उसको सुन पाएंगे, लिसन कर पाएंगे, तो सीधा सीधा इसका राइट ऑप्शन जो है वो लिसनिंग की तरफ जाता है। अब जैसे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे सुनने के बाद में आप लोगों को ये पता लग रहा है मैं आप लोगों से कहना क्या चाहती हूँ, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके बाद में आप मेरी बातों का मीनिंग निकाल पा रहे हैं। तो वो किसके थ्रू हो पा रहा है? वो सुनने के थ्रू हो पा रहा है। आप मुझे लिसन, जिससे आपको मेरी बातों का मीनिंग का पता चल पा रहा है। अच्छा, इसके साथ में एक बात और ज़रूरी है कि लैंग्वेज की 4 स्किल होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक लैंग्वेज को सीखने में। तो सबसे पहले हम किसी लैंग्वेज को लिसन करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद में स्पीकिंग, मतलब बोलना सीखते हैं। उसके बाद में उसी लैंग्वेज को अगर हम पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो उस लैंग्वेज को हम फिर लिखना भी सीख जाएंगे, मतलब राइटिंग। और थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको याद रखना हो तो LSRW फॉर्म से इसको याद रख सकते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थे आपके इंग्लिश पेडागोजी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनसे मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों की समझ जरूर बनी होगी। और आज आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश की है। आउट ऑफ 10 आप लोगों के कितने मार्क्स बने हैं कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप लर्निंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।